फिजियोथेरेपी में स्पेशली ऑटिज्म बच्चों में, जिन बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं एक जगह बैठते हैं, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई जाती है। और इसीलिए पूरा टीम है ये हमारा बना हुआ, अलग अलग हम सारे डेली सब सामान लाए हैं। इन लोगों को जो भी एक्टिविटीज़ करानी होती है इन्हीं सब के द्वारा वो कराते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑटिज्म बच्चे, जिन बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं होता, स्पीच नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता, इन तीनों चीज़ों के अनपॉजिटिव बच्चे क्या होता है, इरिटेशन होता है, उससे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? कि अपनी बातें वो उनसे कह नहीं पाते। तो उस चक्कर में बच्चे के अंदर अनवांटेड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो जाता है, नोचना, काटना, मारना। उसी के लिए एवी थेरेपी बनाई गई है। एवी थेरेपी में बच्चे के बिहेवियर को सिखाया जाता है। स्पीच थेरेपी कराई जाती है। आजकल स्पीच थेरेपी की समस्या बढ़ गई है, स्पीच थेरेपी का हमने 3 चैम्बर बनाया गया। ये सर एक स्पेशल एजुकेशन यूनिट है, ये हमारा स्पेशल एजुकेशन यूनिट है। स्पेशल एजुकेशन यूनिट कहाँ पड़ती है? स्पेशल एजुकेटर की, जब बच्चा हमारा स्कूलिंग के लिए हमें रेडी करना है, बच्चा पढ़ने जाने के लिए उसको मुझे रेडी करना है, राइटिंग में हेल्प करना है, फाइन मोटर को इम्प्रूव करना है, उसको क्या कहते हैं मार्केट में जाकर कैसे शॉपिंग करनी है, सब सिखाना है। उसमें हमारा स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर क्लास के लिए थोड़े बच्चे जब ठीक होने लगते हैं उनको स्कूल में भेजना है तो हम ग्रुप थेरेपी मीन्स होता है कि हफ्ते में 1 दिन हफ्ते को फ्राइडे इंडिविजुअल सेशन होता है, क्योंकि बच्चा अलग अलग कंसंट्रेट नहीं करता है। ग्रुप थेरेपी हम लोग हफ्ते में दिन करते हैं कि ग्रुप में सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो शनिवार को हमारे यहाँ ग्रुप थेरेपी कराई जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जो क्लिनिक खोला है, बहुत अच्छा क्लिनिक खोला है आपने, और बेसिकली जैसे अभी जनरली लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट को जानते हैं, उनकी नज़र में होता है कि केवल एक्सरसाइज और सामान्यतः कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए होता है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या है और व्यक्ति को इससे किस किस प्रकार से लाभ मिलता है, आप कृपया ये बताएं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट। पिछले 26 वर्षों से मैं सर्वल पाल्सी और स्पेशल बच्चों के साथ कार्य कर रहा हूँ। आपने पूछा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ऐसी विधा है
चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, दोनों में इनकी आवश्यकता पड़ रही है। आम जनजीवन में हर आदमी जो रह रहा है, हर किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। रही बात मेरी, तो मैं चूँकि स्पेशलाइजेशन मेरा पीडियाट्रिक फील्ड में है, मैं बच्चों का ही थेरेपिस्ट हूँ। डिफरेंशिएट क्या है बच्चों के थेरेपी में और बड़ों के थेरेपी में? जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं, उनको न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी के द्वारा हम लोग बच्चों को सही करते हैं। तो एनडीटी की जो टेक्निक होती है, उसमें बच्चे का सेशन होता है थेरेपी का 2 से 2.5 घंटे का। इसमें बच्चे के हर गोल के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, 2 से 2.5 घंटे समय लगता है। एडल्ट थेरेपी में जो बड़ों की थेरेपी होती है, उसमें भी अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन उसमें अधिक से सेशन 15 से 20 मिनट का एक थेरेपिस्ट अपना समय देता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये थेरेपी, बड़ों की थेरेपी तो ठीक है, जानकारी में आ जाती है, जब कोई तकलीफ उत्पन्न होती है उसके बाद वो उस हिसाब से उसको फिर आपसे कंसल्ट करते हैं। लेकिन बच्चों की थेरेपी तो समय रहते पता नहीं लगती है, वो जब वो बच्चे 3 साल के लगभग हो जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तब पता लगता है। तो उसमें उनको रिकवरी के और क्या चांसेस होते हैं? देखिए, बच्चों में सबसे बड़ी अच्छी ये बात है कि अगर अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चे का जितनी जल्दी पता लग जाए कि हमारे बच्चे को समस्या है, उतनी जल्दी बच्चे का किसी अच्छे पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ की बच्चे का प्रॉपर पूरा देखभाल हो सके। और ये एक बच्चे को केवल फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, हमारे टीम जो होती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा एक टीम वर्क है। एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को सही करने के लिए 8-9 प्रोफेशनल की टीम होती है, जो बच्चे को सही करती है। उम्र के हिसाब से हर किसी की प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये कार्य तो बहुत ही समाज सेवा और परोपकार का है, ऐसे में ये आपके ये विचार में कैसे आया कि हमें इतना बड़ा, इतना अच्छा काम करना चाहिए? विचार मैं 96 में कानपुर आया जॉब करने के लिए। कानपुर का ही एक सेंटर था, वहाँ मैं जॉब किया था। तो बच्चों के साथ काम किया, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा था कि मैं जब भी काम करूँगा डेडिकेशन के साथ करूँगा। तो जब फुल डेडिकेशन के साथ काम किया, तो बच्चे के पेरेंट्स से, जो एक बच्चा था उसका हेड कंट्रोल भी नहीं था, उसको 6 महीने मैंने थेरेपी दी, बच्चा बैठने लगा। और वो जब मैं पेरेंट्स से मिलूँ डेली, डॉक्टर साहब आप भगवान है, डॉक्टर साहब भगवान है, तो जो उनकी दुआएं थी, उनकी जो फीलिंग्स थी, उससे मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि अगर मेरी डेडिकेशन से किसी को हम जीवन नया दे सकते हैं, तो उसके बाद मेरे अंदर विचार आया कि नहीं, मैं बच्चों के थेरेपी फील्ड में ही काम करूँगा। और आप हैं डॉक्टर उमेश मिश्रा, हमारे अभिन्न मित्र, कानपुर के सीनियर एडल्ट के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि बड़ों के मास्टर हैं। आप खुद बताएंगे कि बड़ों की फिजियोथेरेपी में और बच्चों की थेरेपी में क्या फ़र्क है? जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम अपने सर डॉक्टर नरेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे कि कानपुर में हमें लगता है कि इतना बड़ा सीपी बच्चों के ऊपर एक रिहैब सेंटर, हमें लगता है कि सबसे पहला सेंटर यही है, जो कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। जैसे आपने पूछा कि जो बच्चे 3 साल या 4 साल पता चलता है, दैट इज नोन एज डिलेड माइलस्टोन। जैसे कि 9 महीने में बच्चा धीरे धीरे कुछ पकड़ के खड़ा होना, चलना शुरू कर देता। नॉर्मली बच्चा जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ड्यू टू सिजेरियन या और कोई उनके प्रॉपर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, हाँ, या जन्म से वो उस समय नहीं रोए या कोई प्रॉब्लम जो भी रही उनकी मेडिकल कंडीशन में, बाद में अर्ली एज में ही डिटेक्ट हो जाता है कि हमारा बच्चा 9 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया, अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, या उसकी गर्दन नहीं सद रही है, गर्दन इधर भाग रही है। तो ये सब डिलेड माइलस्टोन होते हैं। और बेसिकली ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए एक फिजियोथेरेपी की एक अलग विधा ही है। जैसे फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पेन मैनेजमेंट वाले फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूरो के अलग होते हैं। तो डॉक्टर साहब वैसे सीनियर, ये क्या, इनका काम ही पीडियाट्रिक न्यूरोमेंट डेवलपमेंट थेरेपी, जो बच्चों में
जन्मजात जो समस्याएं आती हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये इतना बड़ा सेंटर है कि एक छत के नीचे प्रॉपर बच्चे को स्टैंडिंग, वॉकिंग ट्रेनिंग, वॉकिंग प्ले स्टेयर होते हैं, तो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन भी दिया जाएगा बच्चों को, यहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग भी की जाएगी, प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा कि इस बच्चे को कितना समय लगेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हमारे पांडे सर जी ने उपलब्ध कराया है। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद सर को। अच्छा, ये इतने उच्च स्तर का थेरेपी सेंटर कानपुर में और खुले हुए हैं या ये पहला है? नहीं, कानपुर में और भी सेंटर है, ऐसी बात नहीं कि नहीं सेंटर है। और मेरे कानपुर में मेरे खुद के 3 सेंटर हैं। सेंटर कई सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आपके पास प्रॉपर काउंसलिंग के आपके काउंसलर होने चाहिए, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने चाहिए, पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट होना चाहिए। तो वो सारी सुविधाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये एरिया है, इस एरिया में चैम्बर वाइज सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से कि यहाँ पे काउंसलिंग होगी, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगा, यहाँ बच्चे को बैठना सिखाया जाएगा, फिर बच्चे को कैसे वॉक करें, इसके सब फिजिकल एड्स आते हैं, वो उस सपोर्ट से बच्चे को धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सेंटर तो बहुत सारे हैं। एक क्लिनिक होती है, छोटी सी क्लिनिक होती है कि आदमी गया, आदमी दिखाया, निकल आया, लेकिन कुछ ऐसी क्लिनिक होती है कि आप जाते हैं, दिखाते हैं, आपको दवा भी मिल गई, जांचें भी सारी हो गई, प्रॉपर सारी चीज़ें आपकी। तो वो इस तरह से बच्चों के एक ऐसा सेंटर है कि सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग भी हो जाएगी, बच्चे का पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा, बच्चे का स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरह का हमें लगता है कि रिहैब सेंटर कानपुर का पहला है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे कि बच्चों में अगर देखते हैं तो कुछ लोग धन से कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चे उनके लिए अपने यहाँ कोई क्या सुविधा है, कैसे क्या करते हैं? देखिए, मेरे तीनों सेंटर में, क्योंकि तीनों सेंटर मेरे प्राइवेट सेंटर हैं, लेकिन मेरा जो सिद्धांत है कि चाहे वो अमीर हो चाहे फाइनेंशियली पुअर बच्चा हो, हर किसी को अपना इलाज कराने का अधिकार है। तो मैं अपने चौखट से, अपने सेंटर से, तीनों सेंटर में मैं रहूं सेंटर में या न रहूं, अपने स्टाफ को बोल रखा है कि मेरे सेंटर से कोई वापस नहीं जाएगा। आज भी मैं तीनों सेंटर में मिला करके कम से कम 20 से 25 बच्चों का निःशुल्क सारी सेवाएं उनको दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। पूरे आप मीडिया के माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियली पुअर है, उसको किसी प्रकार की फिजियोथेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी कुछ भी ज़रूरत हो, इवन AFO, सूज, सर्जिकल इंटरवेंशन तक हम फ्री कराते हैं। अगर बच्चा गरीब है तो उसकी मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ। हमारे पास एक 15-20 लोगों का कोरम बना हुआ है, एक मेंबर बने हुए हम लोग। कुछ होता है हम लोग कहते हैं हाँ ये इतने की नीड आई है 50,000 की, हम लोग कंट्रीब्यूट करके उसको कर लेते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा है कि कानपुर में कोई भी फाइनेंशियली पुअर बच्चा हो, अगर उसको इलाज ज़रूरत है, मैं वो पूरा इलाज दूंगा, निःशुल्क इलाज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आपने समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको हम सब टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निरंतर आप इसी प्रकार से समाज सेवा में लगे रहें। आपका